Hello student, today I am going to solve NIS 319 Business Studies question paper of April 2022. Maximum marks is 100 and passing marks is 30. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. See link at description for solved question paper of April and November 2022. 1. Name the technique of scientific management which suggested higher wages who produced standard output or more and lower payment for those who failed to product standard output. A. Differential price rate प्लान। वैज्ञानिक प्रबंधन की उस तकनीक का नाम बताइए जो यह सुझाव देती है कि जो प्रमापित उत्पादन या इससे अधिक उत्पादन करेंगे उन्हें ऊंची दर से और जो प्रमाणित कार्य से कम उत्पादन करेंगे उन्हें निम्न दर से मजदूरी दी जाएगी। ए. विभेदात्मक कार्य आधारित पारिश्रमिक पद्धति। 2. Identify the function of management which aims to ensure the performance of work in accordance with the plans. D. Controlling. प्रबंधन के उस कार्य की पहचान कीजिए जिसका उद्देश्य योजनाओं के अनुरूप कार्य निष्पादन का आश्वासन देता है। D. नियंत्रण। 3. Different steps in the process of organizing are given below. 1. Granting authority. 2. Grouping activities. 3. Identification of activities. 4. Assignment of responsibilities. 5. Establishing relationship. Identify the correct sequence of the above stated steps. संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। 1. अधिकार का बंटवारा। 2. गतिविधियों का समूह बनाना। 3. गतिविधियों की पहचान। 4. जिम्मेदारियों का निर्धारण। 5. संबंध स्थापित करना। उपरोक्त वर्णित चरणों का सही क्रम पहचानिए। डी. 3, 2, 4, 1, 5। 4. हाउ मेनी लेवल ऑफ नीड्स आर देयर एज पर मैस्लोज नीड हायरार्चिक थ्योरी। मैस्लो के पदानुक्रम आवश्यक सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं के कितने स्तर होते हैं। सी. 5। 5. डिवेंचर इज नोन। डी. एज डेब्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऋण पत्र को जाना जाता है। डी. कंपनी की ऋण पूंजी के रूप में। 6. अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन करेंट एसेट्स इज नोन एज। सी. वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। चालू संपत्तियों में निवेशित कोष की राशि कहलाती है। सी. कंपनी की कार्यशील पूंजी। 7. आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर प्रोड्यूसर bypass the chain of middlemen and approach the consumers directly to sell the goods. A. जीरो स्टेज चैनल। वितरण के उस माध्यम को पहचानिए जिसमें उत्पादक वस्तुएं बेचने के लिए मध्यस्थों की श्रृंखला की उपेक्षा करके सीधे उपभोक्ताओं से संपर्क करता है। ए. शून्य स्तरीय वितरण माध्यम। 8. एयर टाइट कंटेनर्स प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। द कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स हाईलाइटेड इज। वायुरोधक कंटेनर उत्पाद को नमी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उत्पाद मिश्र के जिस घटक पर प्रकाश डाला गया है वह है। सी. पैकेजिंग। 9. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर फिक्स्ड शॉप स्मॉल स्केल रिटेलर्स। डी. इंटरेंट रिटेलर्स। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने पर अस्थायी दुकान फुटकर व्यापार के अंतर्गत नहीं आता। डी. पुरानी वस्तुओं की फुटकर दुकानें। 10. When consumer service sales have been set up by manufacturers to attend to consumer complaints and take appropriate steps for their redressal, it becomes a part of B. Right to be heard. जब उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए उपभोक्ता सेवा कक्ष स्थापित किए जाते हैं तो यह भाग होता है। बी. सुनवाई के अधिकार का। 11. Rishi has recently joined AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. He not only defined the objectives of the organization but also formulates the policies to achieve these objectives. A. Identify the level of management at which Rishi has joined the organization. B. Also name the other 2 levels of management and one major function to be performed at these 2 level. Rishi अभी एक कंपनी MV लिमिटेड में कार्य करना आरंभ किया है जो रेफ्रिजरेटर्स का उत्पादन करती है। वह न केवल संगठन के उद्देश्यों को परिभाषित करता है अपितु साथ ही इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियां भी बनाता है। ए. प्रबंधन के उस स्तर की पहचान कीजिए जिस पर इस संगठन में ऋषि ने कार्य करना आरंभ किया है। बी. प्रबंधन के अन्य 2 स्तरों के नाम बताइए तथा इन दोनों स्तरों पर
निष्पादित किए जाने वाला एक एक मुख्य कार्य भी बताइए। ए. टॉप लेवल मैनेजमेंट। बी. अदर टू लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 1. मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंटल हेड एंड मैनेजर सुपरवाइजर्स ऑब्जेक्टिव एंड गाइडिंग द लोअर लेवल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। 2. लोअर लेवल मैनेजमेंट। कैरिंग आउट एंड फॉर मेन टू ऑपरेशन एंड देयर सुपरविजन्स। ए. उच्च स्तरीय प्रबंधन। बी. 1. मध्य स्तरीय प्रबंधन। विभागीय उद्देश्यों की पहचान करना और निम्न स्तर को इस उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में मार्ग दिखाना। 2. निम्न स्तरीय प्रबंधन। कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण। 12. Wellness Pharmacy Private Limited is engaged in manufacturing and distribution of medicines. The company knows that due to COVID-19 pandemic, the demand of its medicines will increase. So it has set up an objective of increasing its sales turnover by 40%. To achieve this objective, it gathered the information the most of the doctors are recommending this medicine and a lot of opportunities is still available in the market. By doing so, Wellness Pharmacy Private Limited has completed the 2 steps in the planning process. Identify the steps the company had completed and explain the next step in this process. वेलनेस फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड दवाइयों के उत्पादन एवं वितरण में संलग्न है। कंपनी जानती है कि कोविड-19 महामारी के कारण इसकी दवाइयों की मांग बढ़ेगी, अतः इससे अपने विक्रय आवृत्ति को 40% तक बढ़ाने का उद्देश्य निर्धारित किया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने यह सूचना एकत्रित की कि अधिकांश डॉक्टर्स इस दवाई की सलाह देते हैं और बाजार में अभी भी बहुत से सुअवसर उपलब्ध हैं। ऐसा करके वेलनेस फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड ने नियोजन प्रक्रिया के 2 चरणों को पूरा किया है। उन चरणों को पहचानिए जिन्हें कंपनी ने पूरा किया है और इस प्रक्रिया के अगले चरण को समझाइए। कंपनी हैड कंप्लीटेड 2 स्टेप्स। 1. Establishment of objective. 2. Making assumptions about the external and internal conditions. Next 2 steps of company. 1. Development of alternative courses of action. 2. Evaluation of alternatives. कंपनी ने पूरे किए 2 चरण। 1. लक्ष्य निर्धारण। 2. बाहरी और आंतरिक स्थितियों के बारे में पूर्वानुमान। कंपनी के अगले 2 चरण। 1. वैकल्पिक कार्यप्रणाली का निर्माण। 2. विकल्पों का मूल्यांकन। 13. कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड डिवाइडेड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस डिसीजन इन्वॉल्व्स केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स हैव टू बी इन्वेस्टेड। फाइनेंशियल डिसीजन। Proportion in which funds are raised from various sources. Divided decision. This decision is concerned with appropriation of earned profit. निम्नलिखित प्रवाह चार्ट को पूरा कीजिए। विनियोग, वित्तीय एवं लाभांश निर्णय। विनियोग निर्णय। यह निर्णय सतर्कतापूर्वक उन संपत्तियों का चयन करता है जिसमें संस्था के कोषों का विनियोजन करना है। वित्तीय निर्णय। वह अनुपात जिसमें विभिन्न स्रोतों से कोष एकत्रित किया जाता है। लाभांश निर्णय। यह निर्णय लाभों के विनियोग से संबंधित है और अथवा स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन के किन्हीं 3 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ए. द ascertain the amount of fixed capital as well as the working capital required in a given period. B. To determine the amount to be raised through various sources using a judicious debt equity mix. C. To ensure that the required amount is raised on time at the lowest possible cost. क. एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी की मात्रा का निर्धारण करना। ख. एक न्यायोचित ऋण क्षमता मिश्रण का प्रयोग करते हुए यह निर्णय करना कि विभिन्न स्रोतों से कितना धन एकत्रित किया जाए। ग. यह सुनिश्चित करना कि वांछित धन की पूर्ति समय पर और न्यूनतम लागत पर हो जाएगी। 14. Identify and state the component of product mix which is used as an identification of a product in the form of a name, sign, symbol or design. Also state 2 other components of product mix. उत्पाद मिश्र के उस घटक को पहचानिए एवं उसका उल्लेख कीजिए जिसका प्रयोग एक नाम, संकेत, चिन्ह या डिजाइन के रूप में एक उत्पाद की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्पाद मिश्र के 2 अन्य घटकों का उल्लेख भी कीजिए। 1. ब्रांडिंग। It is process of using a name, sign, symbol or design to a product. 2. Packaging. It is the act of designing and producing appropriate container or cover for the product. 3. Labeling. Label is a part of the cover of the product which will devote its name, contents, ownership
एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, etc। 2. पैकेजिंग, यह डिजाइनिंग करने का एक कार्य है एवं उचित डिजाइनिंग करने का एक कार्य है एवं उचित कंटेनर बनाने या उत्पाद के लिए रैपर बनाना पैकेजिंग के अंतर्गत आता है। 3. लेबलिंग, उत्पाद के ऊपर कवर के रूप में लेबल एक भाग है जो इसके स्वभाव, कंटेंट्स, स्वामित्व, समाप्ति की तिथि, निर्माण की तिथि आदि को प्रदर्शित करता है। 15. Consumer protection is in the interest of business itself. In the light of this statement, state any 3 points of importance of consumer protection from the point of view of a business. उपभोक्ता संरक्षण स्वयं व्यवसाय के हित में है। इस कथन के संदर्भ में व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। 1. Social responsibility of a business can be explained by providing quality goods at reasonable price. 2. Business are able to satisfy its consumer by providing right quality product. This helps them to retain its consumers and it serves the long-term interest of business. 3. Government intervention may spoil the image of business if they follow unfair trade practices. Business firms which violate the law are likely to lose customer and goodwill forever. 4. Business enterprises are morally bound to be honest in their dealing with the public. 1. व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व ग्राहकों को अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर प्रदान करके संपन्न किया जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण इसमें सहायक की भूमिका निभाता है। 2. व्यवसाय अपने उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान करके संतुष्ट करता है। इससे उपभोक्ता दीर्घकाल तक व्यवसाय से जुड़े रहते हैं। यह व्यवसाय के लिए भी लाभदायक होता है। 3. यदि व्यवसाय अनैतिक व्यापार में संलग्न होता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है जिससे व्यवसाय की प्रतिष्ठा भी खराब हो सकती है। 4. व्यावसायिक उपक्रमों को नैतिक रूप से ईमानदार रहने की प्रेरणा मिलती है जिससे लोगों को अच्छी किस्म की वस्तुएं मिल सके। 16. Rima is a successful manager because she knows as per changing situation how principles of management are modified and applied. A. Identify the nature of principle of management highlighted in the above lines. B. Explain 3 other characteristics of the nature of principles of management other than the one in A explain in the above lines. रीमा एक सफल प्रबंधक है क्योंकि वह जानती है कि बदलती हुई परिस्थितियों में प्रबंधन के सिद्धांतों को कैसे संशोधित एवं प्रयुक्त किया जाता है। ए. उपरोक्त पंक्तियों में प्रकाशित प्रबंधन के सिद्धांतों की प्रकृति को पहचानिए। बी. उपरोक्त पंक्तियों में समझाई गई विशेषता के अतिरिक्त प्रबंधन के सिद्धांतों की इस प्रकृति की 3 अन्य विशेषताएं समझाइए। ए. फ्लेक्सिबल। बी. अदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सल। The management principles are applicable to all type of organizations like government enterprises, educational institutes, business enterprises, etc. Aim to influence human behavior. Human behavior is complex and unpredictable. Management principle influence human behavior so that human resources give their best to an organization. For example, principle of order is followed so that wasteful movement of workers can be avoided. Causes and effect relationship. Management principles indicate clearly the cause of various actions and consequences of various decisions. For example, according to the principle of discipline, smooth running of business is the result of discipline. A. लोचपूर्ण। B. सार्वभौमिक प्रयोग। प्रबंध के सिद्धांतों का सभी प्रकार के संगठनों में प्रयोग किया जाता है। सरकारी उपक्रमों में, शैक्षिक संस्थाओं में एवं व्यावसायिक उपक्रमों में इसका प्रयोग होता है। मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने का उद्देश्य। मानव व्यवहार का मापन अत्यंत ही कठिन है। प्रबंध के सिद्धांत मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसलिए मानव संसाधन किसी भी संगठन को अपना अधिकतम सहयोग देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आदेश के सिद्धांत का पालन होता है तो इससे श्रमिकों द्वारा कार्य के दौरान अनावश्यक क्षय रुक जाता है। 4. कारण एवं प्रभाव संबंध। प्रबंधन के सिद्धांत कारण एवं प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। इससे विभिन्न क्रियाओं का प्रभाव विभिन्न निर्णयों पर पड़ता है। उदाहरण, अनुशासन के सिद्धांत द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुशासन से व्यवसाय अच्छी प्रकार चलता है। 17. A pharmaceutical company has the following organization structure. A. Identify and explain the type of organization structure followed by the company. B. State one merit and one limitation of the structure identified in A above. एक दवा बनाने वाली कंपनी का संगठन ढांचा निम्न प्रकार है। ए. कंपनी द्वारा अपनाए गए संगठन ढांचे के प्रकार को पहचानिए एवं समझाइए। बी. उपरोक्त ए में पहचाने गए ढांचे का कोई एक लाभ एवं एक सीमा का उल्लेख कीजिए।
Divisional structure. Large organization dealing in multiple products and serving a number of distinctive markets. The divisional structure is considered more suitable. Under such structure, the organization is divided into units entrusted with all activities related to different products on different territories. Each divisional head is required to look after all functions related to the product or market territory. Merit. Under divisional structure, most activities associated with a product or product group can be well coordinated and its profitability easily ascertained. Limitation. This structure is expensive and gives rise to duplication of efforts. विभाजनमूलक ढांचा. बड़े संगठनों में एक साथ कई उत्पाद तैयार होते हैं और विभिन्न प्रकार के बाजारों में उनका विस्तार होता है, इसलिए विभाजनमूलक ढांचे को अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार के ढांचे में हर उत्पाद को ध्यान में रखते हुए और बाजार को क्षेत्रीय आधार पर बांटते हुए अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। हर क्षेत्रीय अधिकारी को संबंधित उत्पाद को लेकर उस बाजार क्षेत्र में चल रही गतिविधियों पर नज़र रखनी होती है। लाभ. विभाजन मूलक ढांचे के जरिए उत्पाद या उत्पाद समूह से संबंधित गतिविधियों का संचालन आसान हो जाता है और इससे लाभप्रदता आसानी से आंकी जा सकती है। सीमा. यह ढांचा खर्चीला होता है और इसमें काम के दोहराव की संभावना बनी रहती है। 18. एक्सप्लेन द फॉलोइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। 1. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। 2. कमर्शियल पेपर। मुद्रा बाजार के निम्नलिखित प्रलेखों को समझाइए। 1. जमा प्रमाण पत्र। 2. वाणिज्य पत्र। Commercial paper. Commercial paper is a popular instrument for financing working capital requirement of company. The CP is an unsecured instrument issued in the form of promissory note. This instrument was introduced in 1990 to enable the corporate borrowers to raise short-term funds. It can be issued for period ranging from 15 days to 1 year. Commercial papers are transferable by endorsement and delivery. The highly reputed company are the major player of commercial paper market. Certificate of deposit. Certificate of deposit are short-term instruments issued by commercial banks and special financial institutions which are freely transferable from one party to another. The maturity period of CDS ranges from 91 days to 1 year. This can be issued to individuals, cooperatives and companies. वाणिज्य पत्र. कंपनियों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वाणिज्य पत्र एक लोकप्रिय प्रलेख है। यह एक असुरक्षित प्रलेख है जो प्रतिज्ञा पत्र के रूप में निर्गमित किया जाता है। यह प्रलेख सन 1990 में सर्वप्रथम जारी किया गया था, जिससे कि इसके माध्यम से कंपनियां अपने अल्पकालीन कोषों को उधार ले सके। यह 15 दिन से 1 साल के समय तक के लिए निर्गमित किया जा सकता है। वाणिज्य पत्र बेचना अथवा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किए जा सकते हैं। उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनियां वाणिज्य पत्र बाजार की मुख्य भूमिका निभाती हैं। जमा प्रमाण पत्र. जमा प्रमाण पत्र एक अल्पकालीन प्रलेख है जो वाणिज्य बैंकों द्वारा एक विशिष्ट वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्गमित किया जाता है और जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित है। बचत पत्र की परिपक्वता की अवधि 91 दिन से 1 साल तक होती है। यह प्रपत्र व्यक्तियों को, सहकारी संस्थाओं और कंपनियों को निर्गमित किए जा सकते हैं। 19. एक्सप्लेन सिंगल लाइन्स स्टोर्स एंड स्पेशलिटी स्टोर्स एज फिक्स शॉप रिटेलर्स. अस्थायी दुकान फुटकर व्यापार के रूप में एक ही प्रकार की वस्तुओं का स्टोर तथा विशेष वस्तुओं का स्टोर को समझाइए। सिंगल लाइन स्टोर. दिस स्टोर्स डील विथ अ स्पेसिफिक लाइन ऑफ गुड्स. यू मस्ट हैव सीन मेडिसिन शॉप, बुक शॉप, टॉय शॉप, रेडीमेड गारमेंट शॉप, etc. These are all single line store. They sell goods of different size, brand, design, styles and quality of the same product line. Specialty store. These stores deal with products of a specific brand or company. All varieties of any particular brand or manufacturer are made available in these stores. You must have seen stores like Woodland Shoe Shop, where products starting from shoe to apparel produced by Woodland company are made available to the customers. एक ही प्रकार की वस्तुओं की दुकान. इन दुकानों पर एक ही प्रकार की वस्तुओं की बिक्री की जाती है. आपने दवाइयों की दुकानें, पुस्तक भंडार, खिलौनों की दुकानें, सिले सिलाए वस्त्रों की दुकानें देखी होंगी. यह सभी एक ही प्रकार की वस्तुओं की दुकानें हैं. यह किसी एक प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग माप, ब्रांड, डिज़ाइन, स्टाइल एवं गुणवत्ता की वस्तुओं की बिक्री करते हैं. विशिष्ट भंडार. इन दुकानों पर किसी एक विशेष ब्रांड अथवा कंपनी के
पुस्तकों की बिक्री की जाती है। आपने दुकानें देखी होंगी जैसे कि वुडलैंड जूतों की दुकान, जिन पर ग्राहकों के जूतों से लेकर वस्त्र तक वुडलैंड के सभी उत्पादों की बिक्री की जाती है। 20. Puspak Stores is a large-scale retail shop where a large variety of goods are sold in a single building. The entire building is divided into a number of departments. In each department, specific type of goods like stationery goods, electronic goods, garments, jewelry, etc. are made available. A. Identify the type of retail trade done by Puspak Store. B. State any three limitation of this type of retail trade. पुष्पक स्टोर्स एक बड़े पैमाने की फुटकर दुकान है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एक ही भवन में बेची जाती हैं। प्रत्येक विभाग में विशेष प्रकार की वस्तुओं जैसे स्टेशनरी का सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कपड़े, आभूषण इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हैं। ए. पुष्पक स्टोर द्वारा किए जा रहे फुटकर व्यापार के प्रकार को पहचानिए। बी. इस प्रकार के फुटकर व्यापार की किन्हीं 3 सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ए. Departmental stores. B. Limitations of departmental stores. A. Large amount of capital investment is required to start and run a departmental store. B. They are generally located at places far from residential area, so they are not very convenient for buying goods of daily use. C. The operating cost of the departmental stores is very high since it includes cost of location, decoration of building, salary of large number of employees and provision of various facilities for the convenience of customers. ए. विभागीय भंडार. बी. विभागीय भंडारों की सीमाएं. क. किसी भी विभागीय भंडार की स्थापना एवं संचालन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है. ख. साधारणतः यह आवश्यक क्षेत्रों से दूर स्थानों पर स्थित होते हैं, इसलिए इनसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं का क्रय करना सुविधाजनक नहीं होता. ग. विभागीय भंडारों की प्रचालन लागत बहुत अधिक होती है क्योंकि इसमें स्थानों, भवनों की साज सज्जा, बड़ी संख्या में नियुक्त कर्मचारियों का वेतन तथा ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं के प्रावधान की लागत सम्मिलित होती है। 21. एक्सप्लेन वर्क स्टडीज़ एज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंधन की एक तकनीक के रूप में कार्य अध्ययन को समझाइए। वर्क स्टडीज़. Work study is the systematic, objective and critical examination of all the factors governing the operational efficiency of any specified activity in order to effect improvement. It includes time study, motion study, fatigue study and method study. A. Time study. It is a technique of observing and recording the time required to do a piece of work and developing the best way of doing it. B. Motion study. Under motion study, the movement of men, machines, and materials are observed and analyzed. Motion study eliminates wasteful motions and help to find the best method of doing a particular job. C. Fatigue study. Fatigue study means the systematic, objective, and critical examination of the causes and consequences of fatigue. This study is aimed to determine the amount and frequency of rest required in completing the work with full capacity. D. Method study. Method study is concerned with analyzing and evaluating the method of performing a job. Management should select a best method after considering the following factor: labor cost, availability of capital, material cost, etc. कार्य अध्ययन. टेलर ने प्रत्येक उत्पादन में लगने वाले समय, होने वाली थकान तथा गति का अध्ययन किया. इससे उत्पादन में समय भी कम लगता है और श्रमिकों को थकान भी कम लगती है. टेलर के अनुसार प्रत्येक उद्योग में उत्पादन प्रारंभ किए जाने के पूर्व ऐसे प्रयोग करके प्रमाप निर्धारित कर लिए जाने चाहिए. काम का ठीक अनुमान करने के लिए टेलर ने निम्नलिखित 3 प्रकार के प्रयोग किए. 1. समय अध्ययन. किसी कार्य को करने में कितना समय लगना चाहिए, इसके अध्ययन को टेलर ने समय अध्ययन का नाम दिया. टेलर का कहना था कि प्रत्येक कार्य को भिन्न भिन्न भागों में बांट लेना चाहिए और प्रत्येक भाग में लगने वाले समय को स्टॉपवॉच की सहायता से नोट किया जाना चाहिए. ख. गति अध्ययन. कार्य करने की एक सर्वोत्तम विधि निश्चित करने के लिए किए गए अध्ययन को ही गति अध्ययन कहते हैं. गति अध्ययन से श्रमिकों की अनावश्यक हलचलों को कम करके कार्य में गति लाई जा सकती है और इससे श्रमिकों को थकान भी कम होती है. ग. थकान अध्ययन. इसके अंतर्गत टेलर ने यह प्रतिपादित किया है कि एक श्रमिक पूरे समय लगातार कार्य नहीं कर सकता क्योंकि उसे थकान होने लगती है. कार्य करते समय उसके शरीर पर दबाव और जोर पड़ने लगता है जिसके फलस्वरूप वो थक जाता है. अतः श्रमिक एक ही गति से न तो
किसी कार्य को पूरे 8 घंटे तक कर सकता है और न कार्य में रुचि ही ले सकता है। अतः आवश्यक है कि कार्य के बीच बीच में उसे आराम दिया जाए। ख विधि अध्ययन। विधि अध्ययन द्वारा कार्य करने की विधि को प्रदर्शित किया जाता है। श्रम लागत, पूंजी की उपलब्धता एवं सामग्री लागत आदि घटकों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकों को कार्य की श्रेष्ठ विधि का निर्धारण करना चाहिए। लिंक ए डिस्क्रिप्शन फॉर सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ अप्रैल एंड नवंबर 2022। 22. एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन के नियंत्रण कार्य की प्रक्रिया के चरणों को समझाइए। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल: एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड परफॉर्मेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ रीजन्स फॉर डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नियंत्रण प्रक्रिया के चरण: मानक निर्धारित करना, किए गए कार्य को मापना, किए गए वास्तविक कार्य की योजना में निर्धारित कार्य से तुलना करना, विचलन के कारणों का पता लगाना, सुधारात्मक कार्यवाही करना। 23. डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर ऑन द बेसिस ऑफ ए चॉइस, बी पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सी रिटर्न ऑन कैपिटल, डी वोटिंग राइट्स, ई एक्यूमुलेशन ऑन डिविडेंड। समता अंशों एवं पूर्वाधिकारी अंशों में निम्नलिखित आधारों पर अंतर्भेद कीजिए। ए चुनाव, बी लाभांश का भुगतान, सी पूंजी पर प्रतिफल, डी वोट देने का अधिकार, ई लाभांश का संचय। बेसिस ऑफ डिफरेंस: 1. चॉइस इक्विटी शेयर, इट इज़ कंपल्सरी टू इशू दिस शेयर. प्रेफरेंस शेयर्स, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू इशू दिस शेयर्स. 2. पेमेंट ऑफ डिविडेंड, dividend is paid on these shares only after paying dividend on preference shares. Dividend is paid on these shares in preference to the equity shares. 3. Return of capital. In case of winding up of the company, the equity share capital is refunded only after the refund of preference share capital. In case of winding up of the company, the capital is refunded in preference over the equity shares. 4. Voting right. The equity shareholder enjoy voting rights. The preference shareholder do not have voting rights. 5. Accumulation of dividend. The dividends on equity shares are not accumulated and therefore cannot be carried forward. The unpaid dividends are accumulated and are carried forward to the future years in case of cumulative preference shares. अंतर का आधार: एक चयन, समता अंश, इन अंशों को निर्गमित करना अनिवार्य है। पूर्वाधिकार अंश, इन अंशों को निर्गमित करना अनिवार्य नहीं है। 2. लाभांश का भुगतान, इन अंशों पर लाभांश का भुगतान केवल पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश के भुगतान के उपरांत ही किया जाता है। इन अंशों पर लाभांश का भुगतान समता अंशों से पूर्व किया जाता है। 3. पूंजी की वापसी, कंपनी के समापन की दशा में समता अंश पूंजी की वापसी पूर्वाधिकार अंश पूंजी की वापसी के उपरांत ही की जाती है। कंपनी के समापन की दशा में इस पूंजी की वापसी समता अंशों से पूर्व की जाती है। 4. मताधिकार, समता अंशधारकों को मताधिकार होता है, पूर्वाधिकार अंशधारकों को मताधिकार नहीं होता है। 5. लाभांश संचय, समता अंशों का लाभांश संचित नहीं किया जाता है, अतः आगे नहीं ले जाया जा सकता है। अतः लाभांश का संचय होता है एवं संचयी पूर्वाधिकार अंशों की दशा में यह अगले वर्षों में ले जाया जाता है। 24. मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, द कंज्यूमर्स एज वेल एज फॉर द सोसाइटी. एक्सप्लेन हाउ बाई गिविंग एनी 5 पॉइंट्स. विपणन व्यवसाय के लिए, उपभोक्ताओं के लिए और साथ ही समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कोई 5 बिंदु देते हुए समझाइए कैसे। ए. मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेस टू कीप पेस विद द चेंजिंग टेस्ट, फैशंस, प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स. It works out primarily because ascertaining consumer need and want is a regular phenomena, and improvement in existing products and introduction of new product keeps on taking place. Marketing thus contributes to providing better products and services to the consumer and improve their standard of living. B. Marketing helps in making products available at all places and throughout the year. We are able to get Kashmir shawl and Assam tea all over India and get seasonal fruits like apple and oranges around the year due to proper warehousing or proper packaging. Thus, marketing creates time and place utilities. C. Marketing plays an important role in the development of the economy.
Various functions and sub-functions of marketing like advertising, personal selling, packaging, transportation, etc. generate employment for a large number of people and accelerate growth of business. D. Marketing helps the business in increasing its sales volume, generating revenue and ensuring its success in the long run. E. Marketing also helps the business in meeting competition most effectively. क. विपणन व्यवसाय की बदलती अभिरुचियों, फैशन और ग्राहक की प्राथमिकताओं के अनुरूप कदमताल करने में मदद करता है। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उपभोक्ताओं का निर्धारण नियमित रूप से होता है तथा वर्तमान उत्पादों में सुधार तथा नए उत्पादों को बाजार में लाने का कार्य चलता रहता है। इस प्रकार से विपणन उपभोक्ताओं को और अधिक गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है। ख. विपणन उत्पादन को साल भर सभी स्थानों पर उपलब्ध कराने में सहायक होता है। हम कश्मीर की शॉल और असम की चाय को देश भर में प्राप्त कर सकते हैं। सही पैकेजिंग और माल गोदामों के समुचित प्रयास से साल भर सेब और नारंगी जैसे मौसमी फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार विपणन समय और स्थान की उपयोगिता का निर्माण करता है। ग. विपणन आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विपणन के विभिन्न क्रियाकलाप और सह क्रियाकलाप जैसे विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, पैकेजिंग, परिवहन आदि अधिकतर लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और व्यवसाय के विकास को गति देते हैं। घ. विपणन बिक्री की मात्रा और आमदनी बढ़ाने में व्यवसाय को सहायता प्रदान करता है तथा साथ ही लंबे समय तक व्यवसाय की सफलता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। अंगा. विपणन प्रभावी रूप से व्यवसाय को स्पर्धात्मक बनाने में भी मदद करता है। 25. State any 5 difficulties faced by the buyers and sellers engaged in external trade. ब्राह व्यापार में संलग्न क्रेताओं एवं विक्रेताओं द्वारा सामना की जाने वाली किन्हीं 5 कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। Distance. External trade involves transport of goods over long distances except for neighboring countries. Distance between various countries make it difficult to establish quick and close trade contact between the importers and exporters. B. Greater risk. In external trade, goods are exposed to greater degree of risk. Risk in transit of goods is more because of long distance. Goods are transported by ship which may sink due to storms or collide with submerged rocks. These ships or goods may also be captured by the enemies. This risk may be covered through marine insurance, but that increase the cost of goods. C. Difficulties of transport and communication. Long distance incidental to external trade create difficulties of proper and quick means of transport and communication. The modern means of communication have solved this problem. It is quite costly and cannot be used for securing all sorts of information. Loading and unloading of goods often take long time and also involves large expenses which increase the cost of goods. D. Restrictions. External trade is subjected to various restrictions by way of customs, traffic, quotas and exchange regulations which restrict the scope of external trade. E. Lack of personal touch. In external trade, the transactions are made with unknown person through correspondence and other means of communication. There is no direct contact between the buyer and seller, so the risks of dispute and bad debt are always there. क. दूरी. पड़ोसी देश को छोड़कर विदेशी व्यापार में वस्तुओं को दूर दूर के स्थानों तक ले जाया जाता है। देशों के बीच की दूरी के कारण आयातकों तथा निर्यातकों के बीच शीघ्र तथा निकटीय व्यापारिक संबंध बनना कठिन हो जाता है। ख. अधिक जोखिम. ब्राह व्यापार में माल का अधिक जोखिम रहता है, जबकि अधिक दूरी के कारण माल का मार्गीय जोखिम बढ़ जाता है। माल अधिकतर पानी के जहाज़ों से भेजा जाता है। जहाज़ का तूफानग्रस्त होना तथा पानी में डूबी चट्टानों से टकरा कर डूबने का खतरा रहता है। जहाज़ या माल पर दुश्मन कब्जा कर सकता है। यद्यपि इन जोखिमों के विरुद्ध समुद्री बीमा कराया जा सकता है, लेकिन इससे माल की लागत में वृद्धि हो जाती है। ग. परिवहन एवं संप्रेषण में कठिनाई. ब्राह व्यापार में देशों के बीच दूरी सही तथा शीघ्रगामी परिवहन का संप्रेषण में कठिनाई उत्पन्न करती है। हालांकि आधुनिक संचार माध्यमों के कारण यह कठिनाई हल कर ली गई है, लेकिन यह बहुत महंगा है और इससे सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। माल के लादने तथा उतारने में समय एवं व्यय बहुत अधिक लगता है, जिससे
वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है। घ प्रतिबंध। विदेशी व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबंध जैसे सीमा शुल्क, शुल्क दर, कोटा, विदेशी मुद्रा नियमन आदि लगाए गए हैं, जिनके कारण विदेशी व्यापार के विस्तार में रुकावट आती है। अंगा व्यक्तिगत संपर्क की कमी। विदेशी व्यापार में लेन देन, पत्र व्यवहार तथा संप्रेषण के अन्य तरीकों द्वारा बिल्कुल अपरिचित व्यक्तियों के साथ होता है। क्रेता तथा विक्रेता के बीच सीधा संपर्क नहीं होता है। व्यक्तिगत संपर्क की कमी के कारण पारंपरिक झगड़ों तथा पैसे डूबने का भय हमेशा बना रहता है। 26. Name the concept of management which harmonizes the effort of different departments to achieve common objectives. Also explain any 5 features of this concept. प्रबंध की उस अवधारणा का नाम बताइए जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न विभागों के प्रयासों में एकरूपता लाती है। इस अवधारणा की किन्हीं 5 विशेषताओं को भी समझाइए। कोऑर्डिनेशन। Characteristics of coordination. 1. Coordination is the essence of management. Management objectives can be achieved only if there is unity of action among employees. This is possible if the organization functions with proper harmony. If the activities of the enterprise are not integrated, there is lack of coordination. Lack of coordination may lead to duplication of work, overlapping of work, conflict, etc. 2. Coordination is needed at all levels of management. The activities of various departments, units, and various individuals in an organization are interdependent in nature. So, coordination is needed at all the levels of management. For example, the activities of purchase, production, and marketing are interrelated. 3. Coordination is a continuous activity. Coordination is required in every managerial and operative function of the business. Activities like purchase, production, finance, and marketing are interrelated and have to be coordinated, so it is a continuous process. 4. Coordination is a conscious action. In order to unite, integrate, and harmonize the different activities in an enterprise, coordination is an international effort of the management. 5. Coordination attempt to achieve objective. Individual goals are integrated with organizational goals through label for common purpose. It adjusts and reconciles individual efforts at all the levels of management. Coordination brings efficiency in operations by achieving the objectives of an enterprise. समन्वय की विशेषताएं। 1. समन्वय प्रबंधन का सार है। समन्वय प्रबंधकीय प्रक्रिया का निचोड़ है। यह प्रबंध का कार्य ही नहीं वरन सार तत्व है। प्रबंध किसी भी संस्था के भौतिक संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों के समन्वय की प्रक्रिया है। समन्वय के अभाव में किसी भी संगठन में कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता एवं कर्मचारियों में विवाद होते रहते हैं। 2. प्रबंधन के सभी स्तरों पर समन्वय आवश्यक है। किसी भी संगठन के विभिन्न विभागों में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, यदि उनके कार्यों में उचित समन्वय नहीं है तो संस्था का कार्य सुचारू रूप से पूरा नहीं हो सकता। अतः प्रबंधन के सभी स्तरों पर समन्वय आवश्यक है। उदाहरण के लिए क्रय, उत्पादन एवं विपणन की क्रियाओं में पारस्परिक समन्वय अत्यंत आवश्यक है। 3. समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। सभी प्रबंधकों द्वारा पारस्परिक समन्वय सदैव बना रहना चाहिए। इसलिए यह कहा जाता है कि समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। व्यवसाय के सभी प्रबंधकीय कार्यों में समन्वय अत्यंत आवश्यक है। क्रय, उत्पादन, वित्त एवं विपणन आदि क्रियाओं में पूर्ण समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक है। अतः समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। 4. सर्वव्यापी प्रक्रिया। समन्वय सर्वव्यापी प्रक्रिया है। इसके सिद्धांत, कौशल एवं तकनीकें सभी प्रकार के मानवीय संगठनों के संचालन में समान रूप से लागू होती हैं। प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करके ही संस्था का विकास संभव है। 5. समन्वय उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करता है। समन्वय द्वारा इस संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। संस्था के सभी कर्मचारी जब सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तभी लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। और ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट्स टुवर्ड्स विच ऑल managerial efforts and organizational activities are directed. In the light of the statement, explain any 5 objectives of management. उद्देश्य व अंतिम परिणाम होते हैं जिनकी ओर सभी प्रबंधकीय प्रयासों तथा संगठनात्मक क्रियाओं को निर्देशित किया जाता है। इस कथन के संदर्भ में प्रबंधन के किन्हीं 5 उद्देश्यों को समझाइए।